हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डू द टॉपिक ब्रायोफाइट्स। इससे पहले अपनों ने प्लांट किंगडम चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखा था और एल्गी टॉपिक को देखा था, यानी किया था। फिर इसके बाद में अपने नेक्स्ट पॉइंट करने वाले हैं इसका, वो है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स करने से पहले अगर किसी ने फर्स्ट लेक्चर यानी इंपॉर्टेंट टर्म से रिलेटेड लेक्चर को नहीं लगाया है तो पहले वो लगा लें, क्योंकि अगर आप वो लेक्चर नहीं लगाओगे उसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताया जो पूरे चैप्टर के अंदर यूज़ में आने वाली हैं। तो सबसे पहले अगर आप वो लगाओगे तभी आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए फर्स्ट लेक्चर को ज़रूर लगा लें, जिससे क्या है आपको ये लेक्चर समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो अपने स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स आर द ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम का एम्फीबियन भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि ये रहते तो सॉइल के अंदर हैं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये पानी पे डिपेंड करते हैं, वाटर पे डिपेंड करते हैं। तो इसलिए इसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। ये इसकी एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम है। किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ब्रायोफाइट्स को। दे यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज़। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये डैम्प एरिया के अंदर, यानी कि सीलन वाली जगह पे, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द नॉन वेस्कुलर। ब्रायोफाइट्स होते हैं वो नॉन वेस्कुलर होते हैं। ऐसा क्या मतलब है इसका? नॉन वेस्कुलर का इसका मतलब होता है कि इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों एब्सेंट होते हैं, नहीं प्रेजेंट होते हैं। इससे पहले अपनों ने एल्गी किया था, तो एल्गी भी क्या थे? नॉन वेस्कुलर थे। फिर उसके बाद में क्रिप्टोगैमस। इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? क्रिप्टोगैमस। अब जैसे आप ये टर्म देख रहे हो, इसको भी मैंने आपको जब एल्गी करवाया था उसके अंदर इस टर्म के बारे में बताया था कि क्रिप्टोगैमस क्या होते हैं। क्रिप्टोगैमस वो होते हैं जिनके अंदर सीड है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। एल्गी भी क्या थे? क्रिप्टोगैमस थे। और ब्रायोफाइट्स भी क्या होते हैं? ब्रायोफाइट्स भी क्रिप्टोगैमस टाइप होते हैं। यानी कि प्लांट्स के दो टाइप होते हैं, क्रिप्टोगैमस और फेनेरोगैमस। जिसमें से क्रिप्टोगैमस का मतलब था कि जिनमें सीड एब्सेंट होते हैं, फेनेरोगैमस होते हैं जिनमें सीड प्रेजेंट होते हैं। फेनेरोगैमस के अंदर दो ही कैटेगरीज आती हैं, वो क्या हैं? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। बाकी जो एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, ये सब क्रिप्टोगैमस कैटेगरी के अंदर ही आएंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ब्रायोफाइट्स की, वो है होमोस्पोरस। यानी कि इनके स्पोर्स है वो सिमिलर होते हैं देखने में, साइज, शेप सब कुछ सिमिलर होगा, तो इनको होमोस्पोरस कैटेगरी में आएंगे ये। तो इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? दीज आर द होमोस्पोरस। फिर उसके बाद में अपने देखिए डोमिनेंट फेज के बारे में। डोमिनेंट फेज क्या होती है इसकी? गैमीटोफाइट। जैसा कि मैंने आपको ना फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया हुआ है कि इनमें क्या होती है कि दो टाइप की लाइफ स्टाइल होती है, इनकी लाइफ साइकिल कैसी कैसी होती है? गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट। प्रेजेंट इनमें दोनों होती हैं, लेकिन एक ऐसी फेज होती है जो कि डोमिनेंट होती है दूसरे से ज़्यादा। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि डोमिनेंट फेज कौन सी होगी? तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके अंदर गैमीटोफाइट जो फेज होती है वो डोमिनेंट होती है, और स्पोरोफाइट प्रेजेंट तो होती है लेकिन वो डोमिनेंट नहीं होती है। फिर इसके बाद में टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, दो टाइप के होते हैं, लीवरवर्ट एंड मोसिस। प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स आर मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी। देखो प्लांट किंगडम में अपनों ने, मैंने आपको शुरू में बताया था जैसा फर्स्ट लेक्चर के अंदर, कि इसको 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया। कौन कौन सी? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये 5 कैटेगरीज होगी इसकी। फिर जैसे जैसे ये कैटेगरी अपने पढ़ेंगे, पहले अपनों ने जैसे एल्गी किया, फिर एल्गी के बाद अपने ब्रायोफाइट्स कर रहे हैं, जैसे जैसे ये कैटेगरीज आगे बढ़ती जाएंगी ना वो और ज़्यादा डेवलप होती जाएगी। तो इसी तरीके से इसमें यही लिखा है कि प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड, यानी ये ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होती है एल्गी से, यानी कि ये ज़्यादा डेवलप्ड होती है एल्गी से। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपने इसका कैरेक्टरिस्टिक ब्रायोफाइट्स का करते हैं कि थैलस लाइक प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, यानी इनकी जो बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है और ये प्रोस्टेट इरेक्ट होते हैं बिल्कुल। अटैच टू सबस्ट्रेटम, यानी कि बिल्कुल ये अर्थ से कनेक्टेड होते हैं। किसके थ्रू? बाय यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर राइजोइड्स। यानी कि ये किसके थ्रू? यानी राइजोइड के थ्रू। राइजोइड यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। और इनकी बॉडी थैलस लाइक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि थैलस का मतलब होता है बिल्कुल फ्लैट, डोर्सली आगे और पीछे से, डोर्सली बिल्कुल फ्लैट होंगे अर्थ के ऊपर,
इस तरीके से फैली हुई होती है ये स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं थैलस लाइक बॉडी। फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है दे लैक द ट्रू रूट, स्टेम और लीफ। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके अंदर ट्रू रूट नहीं होती है, स्टेम भी नहीं होती है और लीफ भी नहीं होती है। इसके अंदर रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, यानी कि ट्रू नहीं होती, उसके जैसी दिखने वाली। जैसा अपनों ने राइजोइड के बारे में पढ़ा कि राइजोइड रूट लाइक स्ट्रक्चर है, तो ब्रायोफाइट्स के अंदर रूट लाइक स्ट्रक्चर कौन सी है, राइजोइड प्रेजेंट है। तो इसके अंदर क्या है, उसके जैसी दिखने वाली स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। फिर उसके बाद में ये सबसे इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की वो कैसी होती है। अब जैसा कि अपनों ने मैंने आपको पहले बताया है कि इनकी जो डोमिनेंट फेज होती है वो गैमिटोफाइट है। अब गैमिटोफाइट है तो उसका क्या मतलब है कि गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमिट्स बनेंगे, वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं। तो ये हैप्लॉइड होंगे तो इनकी मेन प्लांट बॉडी है वो भी कैसी होगी, वो हैप्लॉइड होगी। तो इसमें गैमिटोफाइट डोमिनेंट फेज है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है। जो गैमिटोफाइट है वो क्या प्रोडक्शन करती है, गैमिट्स का प्रोडक्शन करती है। ये थे मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइट्स। इसके बाद में अपने शुरू करने वाले हैं लीवरवर्ट के बारे में कि लीवरवर्ट है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उनकी बॉडी कैसी होती है और इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है। अब ये मेन पॉइंट्स हैं इसके, वो पढ़ेंगे। तो लीवरवर्ट के अंदर सबसे पहले देखेंगे इनके प्रेजेंस कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो दे ग्रो यूजुअली इन द मॉइस्ट शैडी हैबिटाट्स, यानी कि ये मॉइस्ट एरियाज के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। सच एज द बैंक ऑफ स्ट्रीम, अब कहाँ कहाँ हो सकते हैं, नदी के किनारे हो सकते हैं, मार्शी ग्राउंड के अंदर हो सकते हैं, डैम्प सोइल यानी कि गीली मिट्टी पे, और बार्क ऑफ ट्री यानी कि जो लकड़ होती है उसके ऊपर, उसकी बार्क के ऊपर छाल होती है जो पेड़ की, उसके ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं लीवरवर्ट्स। और डीप इन वुड्स, लकड़ के बिल्कुल अंदर की तरफ यानी उसकी गहराई के अंदर प्रेजेंट होते हैं लीवरवर्ट्स। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपने देखेंगे प्लांट बॉडी इज, यानी लीवरवर्ट की बॉडी कैसी होती है, थैलोइड यानी थैलस लाइक। थैलस लाइक जैसा कि ऊपर बताया था कि ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं और बिछे हुए होते हैं अर्थ के ऊपर। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा मार्केंशिया। मार्केंशिया की बॉडी है वो थैलस लाइक होती है, जैसा आप ये एग्जाम्पल देख रहे हो इस तरीके से। थैलस इज डोर्सो वेंट्रली फ्लैट, यानी डोर्सो और वेंट्रली। अब आप जैसे ये डायग्राम देख रहे हो, इसका जो ऊपर वाला सरफेस है वो तो है डोर्सल और जो नीचे वाला सरफेस है वो होता है वेंट्रल। तो ये डोर्सो और वेंट्रली ऊपर और नीचे से क्या होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है। और ऑन वेंट्रल सरफेस, इसके जो वेंट्रल सरफेस यानी नीचे की साइड, राइजोइड्स आर प्रेजेंट, राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद में अपने नेक्स्ट देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द लीवरवर्ट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो दो तरीके से इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है लीवरवर्ट के अंदर। वो कौन कौन सा है, फ्रैगमेंटेशन और गैमी फॉर्मेशन। फ्रैगमेंटेशन का अपनी छोटी क्लासेस में जैसे मीनिंग पढ़ते ही हैं कि जैसे एक प्लांट बॉडी है या एनिमल की भी बॉडी होती है, कई एनिमल्स के अंदर भी फ्रेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो बॉडी है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाती है। डिवाइड होने के बाद में जो दो पार्ट बने हैं वो अलग अलग क्या है कि पूरी बॉडी बना लेते हैं, हाफ से कंप्लीट बॉडी। यानी एक ही ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म जब बन जाते हैं तो वो होता है फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस। फिर दूसरा प्रोसेस है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो होता है गैमी फॉर्मेशन। गैमी फॉर्मेशन में क्या होता है कि जैसे थैलस लाइक बॉडी होगी, इसके ऊपर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है गैमा कप। अब इस गैमा कप के अंदर गैमास प्रेजेंट होते हैं जो क्या होते हैं, ग्रीन, मल्टीसेलुलर और एसेक्सुअल बर्ड की जैसे होते हैं। इसी से नई गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक नई बॉडी बनती है। तो ये इसकी बॉडी थी गैमेटोफाइट वाली। तो ये किसके अंदर देखा जाता है गैमी फॉर्मेशन, ये देखा जाता है मार्केंशिया के अंदर। फिर उसके बाद में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के बाद में अपने देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवरवर्ट। अब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, मेल और फीमेल गैमिट्स बनेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा। तो इसमें देखते हैं मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड। इसके अंदर क्या है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे आइदर ऑन सेम और ऑन डिफरेंट थैलस,
यानी कि या तो एक ही थैलस के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं या दो अलग अलग थैलस के ऊपर भी, कि मेल अलग थैलस पे है, फीमेल अलग थैलस पे है, या फिर एक ही थैलस बॉडी है, एक के ऊपर ही मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हो। अब जैसे अपनों ने एक डायग्राम लिया है एग्जाम्पल, उसके अंदर अपनों ने ना एक ही लिया है कि एक ही थैलस के ऊपर अगर मेल और फीमेल प्रेजेंट हैं तो कैसे इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले अपने देखेंगे ये थैलस लाइक बॉडी है, इसके अंदर ये मेल सेक्स ऑर्गन है और ये वाला फीमेल सेक्स ऑर्गन दिया हुआ है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम है ब्रायोफाइट्स, तो एम्फीबियंस मतलब क्या था, मैंने बताया था कि सॉइल के ऊपर तो रहते हैं पर रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए होता है इनको। तो ऐसे ही इसके अंदर है कि अब रिप्रोडक्शन करना है तो पानी चाहिए होगा, तो ये पानी में जाएंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा, पानी में मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं एंथ्रीडियम। ये एंथ्रीडियम क्या करेगा, गैमिट का फॉर्मेशन करेगा। ये मेल गैमिट क्या होगा, फिर फीमेल गैमिट के पास जाएगा। अब जो दो टर्म्स होती हैं मैंने पहले आपको बताई हुई हैं कि जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको बोलते हैं एंथ्रीडियम और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होती हैं उनको बोलते हैं आर्किगोनियम। अब इसमें जो एंथ्रीडियम है वो एंथ्रेजॉइड को रिप्रोड्यूस करेंगे यानी कि मेल गैमिट बनाएंगे। फिर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो आर्किगोनियम से फिर एग का फॉर्मेशन करती है यानी फीमेल गैमिट बनाती है। फिर ये दोनों गैमिट्स क्या करेंगे, फ्यूज़न होता है इनके अंदर। फिर फ्यूज़न होने के बाद में किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट। यानी कि जैसे अब ये मान लो ये मेल गैमिट का एन है और ये वाला फीमेल गैमिट का एन है, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर क्या होगा, फ्यूज़न होगा और 2n यानी डिप्लॉयड क्या बन जाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से। फिर जाइगोट बनने के बाद में क्या होता है, नेक्स्ट स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। स्पोरोफाइट में डेवलप होता है, मतलब जाइगोट और डेवलप होगा, थोड़ा और बड़ी स्ट्रक्चर बनेगी, वो स्पोरोफाइट बनेगी, वो भी 2n होती है डिप्लॉयड। फिर जो ये स्पोरोफाइट होता है ना लिवरवर्ट के अंदर, वो 3 स्ट्रक्चर के अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाता है आगे। कौन कौन सी, कैप्सूल, सीटा एंड फुट, ये 3 होते हैं, पार्ट होते हैं इसके, यानी कि डिफ्रेंशिएट हो रहा है ये स्पोरोफाइट आगे कैप्सूल, सीटा और फुट के अंदर। फिर जो स्पोरोफाइट से आगे स्पोर का फॉर्मेशन होता है और ये स्पोर का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, स्पोर हैं वो कैप्सूल के अंदर बनते हैं। यानी इनको कैप्सूल को कहाँ, स्पोर को कहाँ रखा जाता है, ये जो स्पोरोफाइट से 3 स्ट्रक्चर बनी है कैप्सूल, सीटा और फुट, इसमें से कैप्सूल के अंदर स्पोर फॉर्मेशन अक्कर, यानी कि इसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद में अपने नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि जो स्पोरोफाइट से स्पोर बनते कैसे हैं। अब ये स्पोर कैसे बनेंगे, स्पोरोफाइट हैं वो मियोसिस करेंगे, यानी कि अब आगे आपके जो सेल चैप्टर आएगा उसके अंदर माइटोसिस और मियोसिस 2 प्रोसेस होते हैं। तो उसमें से मियोसिस होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो हैप्लॉइड बॉडी होती है, डिप्लॉइड बॉडी सॉरी, तो वो आगे मियोसिस करके एन और एन हैप्लॉइड बॉडीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यानी स्पोर का फॉर्मेशन करेगी। तो स्पोरोफाइट है वो आगे क्या होगा कि मियोसिस करके स्पोर का फॉर्मेशन करेगा, ये 2n था, इससे एन फॉर्मेशन हो गया, हैप्लॉइड बॉडी बन गई। फिर उसके बाद में ये स्पोर आगे जर्मिनेट होंगे और फिर क्या बना लेंगे, गैमिटोफाइट बना लेंगे। और ये जो गैमिटोफाइट होती है ये फ्री लिविंग होती है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती, इसीलिए कहा गया है कि जो इनके अंदर डोमिनेंट फेज होगी वो होगी गैमिटोफाइट। फिर उसके बाद में अपने इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं लिवरवर्ट के। 2 एग्जाम्पल हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, रिक्शिया एंड मार्केंशिया, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं इसके। फिर लिवरवर्ट होने के बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट अपने करने वाले हैं वो है मोसिस, क्योंकि अपनों ने इसके 2 टाइप पढ़े थे, लिवरवर्ट एंड मोसिस। तो दूसरा पॉइंट है वो है मोसिस। मोसिस में ये कैसे होते हैं, ये लीफी ब्रायोफाइट्स होते हैं, यानी इनमें लीफ का फॉर्मेशन होता है, ये लीफी टाइप दिखते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लैंडर एक्सिस। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि ये रेड रेड जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये स्लैंडर लाइक एक्सिस है और ऊपर की तरफ है, एंड इट्स बियरिंग द स्पायरली अरेंज्ड लीव्स, और इस एक्सिस के ऊपर स्पायरली लीव्स प्रेजेंट होती हैं जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हो। फिर नीचे की तरफ राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, यानी रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है राइजोइड, ये मल्टी सेल्यूलर होती है।
फिर फर्स्ट स्टेज, अब मोसिस के अंदर भी क्या है कि दो टाइप की स्टेजेस होती हैं, एक होती है प्रोटोनीमा और एक होती है लीफी स्टेज। तो सबसे फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, ये प्रोटोनीमा कहाँ से बनता है, ये स्पोर से बनता है। यानी कि स्पोर बनेगा, स्पोर से प्रोटोनीमा स्टेज आती है सबसे पहले, पर ये रियल नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते हैं। और थैलोइड बॉडी, इसकी बॉडी है वो थैलस लाइक होती है। फिर ये प्रोटोनीमा होता है ना, ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा में भी कन्वर्ट होता है आगे, यानी प्रोटोनीमा बनेगा, प्रोटोनीमा से सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनेगा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा से फिर लीफी स्टेज बनती है इसकी। अब आगे इसको अगर पढ़ें, इसको इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि ये स्पोर है, स्पोर से क्या बना, प्रोटोनीमा बन गया। प्रोटोनीमा में सेकेंडरी प्रोटोनीमा से लीफी स्टेज बनेगी। अब ये लीफी स्टेज है वो रियल स्टेज होती है इसकी। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस लीफी स्टेज के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अब डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लीफी स्टेज है वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा से बनती है। और ये कौन से प्रोसेस के थ्रू बनती है? बाय बडिंग, यानी बड का फॉर्मेशन होगा, फिर उससे लीफी स्टेज बनती है। लीफी स्टेज बियर्स द राइजोइड, यानी कि लीफी स्टेज में राइजोइड प्रेजेंट होते हैं, ये मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर होती है। और लीफी स्टेज के अंदर सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद में अपने रिप्रोडक्शन देखें कि मोसेस में रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो इसमें दो तरीके से होता है, एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में दो तरीके से होता है, कैसे? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और बर्डिंग के थ्रू, यानी कि बड का फॉर्मेशन होगा, वो बड अलग होकर एक नई बॉडी बना लेगी। तो दो तरीके से वेजिटेटिव में कौन कौन से पॉइंट्स आ गए? एक तो हो गया फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस, फ्रेगमेंटेशन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, और एक होता है बर्डिंग के थ्रू। ये इसके दो पॉइंट्स हैं इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा के अंदर ये दोनों प्रोसेस के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। फिर उसके बाद में अपने देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, जैसा कि मैंने बताया मेल और फीमेल। मेल वाले को एंथ्रीडियम कहते हैं, फीमेल वाले को आर्किगोनियम कहते हैं। अब मेल और फीमेल गैमिट एन और एन बन गए, दोनों में फ्यूजन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट मतलब स्पोरोफाइट बनेगा, जाइगोट से आगे स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। फिर वो स्पोरोफाइट है वो आगे फुट, सीटा और कैप्सूल। इसके अंदर भी क्या है कि जो स्पोरोफाइट है वो तीन पार्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। कौन कौन से? फुट, सीटा, कैप्सूल, ये तीन पार्ट होते हैं, और कैप्सूल के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है। फिर स्पोरोफाइट में मियोसिस होगा और स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और वो स्पोर कहाँ पर बनते हैं? कैप्सूल पार्ट के अंदर। मोसेस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। अब मोसेस होते हैं, उनके अंदर इलेबोरेट मैकेनिज्म होता है, यानी कि लीवरवर्ट से ज़्यादा इलेबोरेट मैकेनिज्म होता है स्पोर को डिस्पर्स करने का। यानी कि जो स्पोर बनते हैं उनको चारों तरफ फैलाने का इलेबोरेट मैकेनिज्म मोसेस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये भी इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपने देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स में आएगा फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम। ये एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो ये तीन एग्जाम्पल्स है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम। फिर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि इसका यूज़ किस में किया जाता है? तो मोसेस प्रोवाइड फूड टू द हर्वेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। जो मोसेस होते हैं ये क्या प्रोवाइड करते हैं? हर्बेशियस मैमल्स को, बर्ड्स को और कुछ अदर एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करते हैं। ये इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होगी। स्पीसीज ऑफ स्फैग्नम प्रोवाइड द पीट। अब जो स्फैग्नम की जो स्पीसीज होती हैं वो क्या प्रोवाइड करती हैं? वो पीट प्रोवाइड करती हैं। पीट क्या होता है? एक कोयले का प्रकार होता है जो किस में यूज़ किया जाता है? यूज्ड एज अ फ्यूल, यानी कि फ्यूल की तरह इसका यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद में स्फैग्नम हैविंग पावर टू रिटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि जो स्फैग्नम है उसके अंदर किस चीज़ की पावर होती है? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को रिटेन करने की। लीवरवर्ट एंड मोसेस फॉर्म डेंस मैट्स। लीवरवर्ट और मोसेस होते हैं वो क्या करते हैं? डेंस मैट का फॉर्मेशन करते हैं। इसका क्या मतलब है कि जैसे कि आपको मैंने बताया कि लीवरवर्ट और मोसेस होते हैं वो अर्थ के ऊपर फ्लैट बिछे हुए होते हैं।
तो इससे क्या होगा कि एक मैट की जैसे लगेंगे वो बिल्कुल बिछे हुए। और इससे ये हेल्पफुल कैसे होंगे, इट प्रिवेंट फ्रॉम द सॉइल इरोजन इन रनिंग वाटर, कि कोई भी पानी, जब कोई पानी पूरे तेज बहाव के साथ आता है तो ऊपर की उपजाऊ मिट्टी को क्या है, उड़ा के ले जाता है साथ में, जिससे क्या है कि नई फसल उगती नहीं है। तो ये अगर इस तरीके से बिछे हुए होते हैं एक मैट की फॉर्म में, तो जब पानी आएगा तो ऊपर की मिट्टी को वो साथ में नहीं लेके जाएगा, और मिट्टी साथ में नहीं जाएगी तो जो नई फसल है वो भी उग पाएगी। तो इसलिए ये सॉइल इरोजन में हेल्पफुल होते हैं। तो ये था हमारा ब्रायोफाइट का टॉपिक, जो कि आज कंप्लीट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो शुरू करने वाले हैं वो है टेरिडोफाइट। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और इससे क्या होगा कि वहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स है वो भी अवेलेबल होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।